तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज की नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग के पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, जो कि है कि समुद्र विधि अभिसमय, यानी कि जो अनक्लॉस वाला मैटर था 1982 में। उसका उद्देश्य दोनों विद्यमान समुद्र विधि का संहिताकरण करना और तथा उसके उत्तरोत्तर विकास करना था। ठीक है, इस कथन का आलोचनात्मक हमें परीक्षण करना है। जो अनक्लॉस 1982 वाला जो हम लोग का एक संधि है, या जो भी एक अभिसमय है, कन्वेंशन है, जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, शुरू करते हैं इस टॉपिक को, कोडिफिकेशन को। कि भारतीय, यानी कि भारतीय नहीं कह रहा था मैं, ठीक है, 1982 की जो समुद्र विधि अभिसमय या अनक्लॉज का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। कि अनक्लॉज 1982 जिसे समुद्र का संविधान क्या कहते हैं, समुद्र का संविधान कहा जाता है। अनक्लॉज 1982 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आएगा ही आएगा 110% एक क्वेश्चन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विधि के इतिहास में सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण बहुपक्षीय संधियों में से एक है। अनक्लॉज 1982 क्या है, जिसे समुद्र का संविधान कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय विधि के इतिहास में सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण बहुपक्षीय संधियों में से एक है। संहिताकरण या कोडिफिकेशन देखें, सफलता का क्षेत्र देखें तो संहिताकरण का अर्थ है विद्यमान प्रथागत अंतरराष्ट्रीय विधि। संहिताकरण का अर्थ क्या है? विद्यमान प्रथागत अंतरराष्ट्रीय विधि, जिसे एक्सिस्टिंग कस्टमनरी इंटरनेशनल लॉ के नियमों को एकत्र करके उन्हें एक व्यवस्थित और लिखित संधि के रूप में ढालना। ठीक है, संहिताकरण या कोडिफिकेशन का जो अर्थ है वो क्या है? विद्यमान प्रथागत अंतरराष्ट्रीय विधि, एक्सिस्टिंग कस्टमनरी इंटरनेशनल लॉ के नियमों को एकत्र करके उन्हें एक व्यवस्थित और लिखित संधि के रूप में ढालना। सफलता के बिंदु देखें तो पुराने सिद्धांतों का समावेशन देखें तो अनक्लॉज ने 1958 के 4 जिनेवा अभिसमयों, जिसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिनमें जिनेवा कन्वेंशन में दिए गए कई सिद्धांतों को सफलतापूर्वक एक ही दस्तावेज में समाहित किया। उदाहरण देखें तो प्रादेशिक समुद्र होता है, जिसमें टेरिटोरियल सी की जो चौड़ाई थी पहले 3 मील थी, फिर 12 नॉटिकल समुद्री मील करना का एक विकास था, लेकिन यह पहले से ही प्रचलित प्रथाओं पर आधारित था। खुले समुद्र या हाई सीज की स्वतंत्रता कर दी गई। निर्दोष परागमन, इनोसेंट पैसेज, निर्दोष मार्ग जिसे हम लोग कहते हैं, उसका अधिकार जैसे स्थापित सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध भी किया गया। उदाहरण में देखें। ठीक है, फिर निश्चितता और स्थिरता इसमें कैसी रहेगी? पुराने अस्पष्ट और विवादास्पद प्रथागत नियमों को निश्चित कानूनी ढांचा प्रदान करने से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संबंधों में स्थिरता, स्टेबिलिटी और निश्चितता क्या हुई? सर्टेनिटी आई। आलोचना, इसकी क्रिटिक देखें, पूरी संहिता नहीं थी कि अनक्लॉज कुछ ऐसे क्षेत्रों को शामिल करने में विफल रहा जो उस समय भी विवादित थे या जिनमें राज्यों की प्रथाएं अलग अलग थी, जिससे कुछ क्षेत्रों में यह पूरी तरह से संहिताकरण नहीं कर पाया। ठीक है, उत्तरोत्तर विकास देखें, जिसे हम प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कहते हैं, नवाचार के क्षेत्र। उत्तरोत्तर विकास का अर्थ है नए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी नियम विकसित करना। ठीक है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां कोई स्पष्ट कानून या प्रथा नहीं थी। अनक्लॉज की सबसे बड़ी उपलब्धि इसी क्षेत्र में है। सफलता के बिंदु देखें तो अनक्लॉज ने समुद्री कानून में क्रांतिकारी बदलाव लाए जो पहले मौजूद नहीं थे या केवल कुछ राज्यों द्वारा दावा किए जाते थे। अनन्य आर्थिक क्षेत्र देखें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे ईईजेड कहते हैं, ये अनक्लॉज की सबसे बड़ी सफलता है। 200 समुद्री मील तक ईईजेड की अवधारणा ने तटीय राज्यों को अपने तटों से दूर तक संसाधनों, रिसोर्सेस जैसे मछली पकड़ना, तेल और गैस के संप्रभु अधिकार दिए। यह एक नया कानूनी क्षेत्र था जो पहले मौजूद नहीं था। इसका आलोचनात्मक बिंदु क्या रहा? कि हालांकि यह तटीय राज्यों के लिए एक लाभ था, इसने खुले समुद्र के क्षेत्र में काफी काम उसने खुले समुद्र के क्षेत्र को काफी कम कर दिया और भूमि से घिरे राज्य जैसे लैंडलॉक्ड स्टेट के लिए इसमें लेकिन चिंताएं पैदा कर दी। ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ देखें, जिसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, कि तटीय राज्यों के लिए अपने भूवैज्ञानिक शेल्फ पर 200 समुद्री मील से आगे जैसे 350 मील तक गैर जीवी संसाधनों पर अधिकार प्रदान करना उत्तरोत्तर विकास का क्या था? एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का। फिर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र जैसे द एरिया एंड द अंतरा और जो क्या था, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से आईएसए कहते हैं, और जो एरिया था। अनक्लॉज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल जैसे डीप सीबेड और उसके संसाधनों को मानवता की साझी विरासत जैसे कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड घोषित किया। यह एक मौलिक रूप से नया सिद्धांत था। आईएसए की स्थापना समुद्र तल में खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए की गई ताकि इसके लाभ निष्पक्ष रूप से बांटे जा सके। ठीक है, आलोचना, इसकी क्रिटिक क्या रही? कि समुद्र तल खनन जैसे डीप सीबेड माइनिंग विवाद रहा कि यह विकास का सबसे विवादास्पद क्षेत्र है। कि औद्योगिकृत देशों की चिंता इसमें बनी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और अन्य विकसित देशों ने आईएसए द्वारा खनन को नियंत्रित करने की अवधारणा को अपनी पूंजीवादी स्वतंत्रता के लिए खतरा माना।
उन्हें लगा कि यह प्रणाली अत्यधिक केंद्रीयकृत या सेंट्रलाइज्ड और उनके हितों के विरुद्ध है। इस कारण यूएस ने मूल अनक्लॉज पर हस्ताक्षर नहीं किए। हालांकि 1994 कार्यान्वयन समझौते जो 1994 इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट ने इस हिस्से को अधिक बाजारोन्मुख बनाकर इस आलोचना को शांत किया, जिसने अनक्लॉज के मूल विकास के सिद्धांत जैसे कॉमन हेरिटेज को कमजोर कर दिया था। ये इसकी चिंता रही। विवाद समाधान तंत्र इसके अंतर्गत निकाला गया कि अनक्लॉज ने एक अनिवार्य और व्यापक विवाद समाधान तंत्र जैसे कंपल्सरी एंड कंपल्सरी डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम की स्थापना करके भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का उत्तरोत्तर विकास किया। कैसे? संस्थाएं बना दी गई। कौन कौन सी? समुद्र विधि का अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल बनाया गया, एटलॉस जिसे कहते थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना दिए थे, आईसीजे कहते हैं, मध्यस्थता और विशेष मध्यस्थता आर्बिट्रेशन और स्पेशल आर्बिट्रेशन जैसे मध्यस्थता कहते हैं। ठीक है, उसका भी उनका भी उन्होंने क्या किया, एक तरीके स्थापन किया, संस्थाएं बना दी। आलोचनात्मक बिंदु क्या रहा कि इस तंत्र ने समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा दिया, लेकिन कभी कभी राज्यों ने कुछ विवादों जैसे सैन्य गतिविधियों को इस तंत्र के दायरे से बाहर रखने के लिए अपवाद या एक्सेप्शंस का क्या करा, प्रयोग किया। ये इसके आलोचनात्मक बिंदु थे। केस लॉ देख ले, उसके केस लॉ के आलोक में देखें, लाइट ऑफ द केस लॉ की अनक्लॉज की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इसके कई उत्तरोत्तर विकसित नियम अब प्रथागत अंतरराष्ट्रीय विधि से कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा बन गए हैं, जिससे केस लॉ ने भी मान्य किया है। अनक्लॉज की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इसके कई उत्तरोत्तर विकसित नियम अब प्रथागत अंतरराष्ट्रीय विधि जैसे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा बन गए हैं, जिसे केस लॉ भी मान्य किया है। केस लॉ उदाहरण देखते हैं कि निकारागुआ बना संयुक्त राज्य अमेरिका मामले में क्या हुआ था कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जैसे आईसीजे ने अनक्लॉज में संहिताबद्ध कई नियमों जैसे खुले समुद्र की स्वतंत्रता को प्रथागत अंतरराष्ट्रीय विधि के रूप में मान्यता दी, भले ही यूएस ने अनक्लॉज की पुष्टि नहीं की थी, उसमें साइन नहीं किए थे। निष्कर्ष से निकला कि अनक्लॉज 1982 ने सफलतापूर्वक मौजूदा समुद्री विधि को संहिताबद्ध किया, कोडिफाइड किया और अभूतपूर्व क्षेत्रों जैसे ईईजेड और आईएसए को जन्म देकर उत्तरोत्तर विकास प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट भी किया। आलोचना इस बात पर केंद्रित है कि विकसित और विकासशील देशों के हितों के टकराव के कारण विशेष रूप से गहरे समुद्र तल के खनन से संबंधित उत्तरोत्तर विकास वाले हिस्से को लागू करने के लिए इसमें समझौता कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, जिसने उसके मूल आदर्शों को थोड़ा कमजोर किया। फिर भी यह आज भी समुद्री कानून का सर्वमान्य और केंद्रीय कानूनी ढांचा बना हुआ है। और यहाँ पे हम लोग का ये अनक्लॉज वाला जो समुद्री विधि का पूरा एक मैटर है, जो इसे हम लोग समुद्र विधि का संविधान भी कहते हैं, 1982, वो यहाँ पे पूरा समाप्त हो गया। और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक ना एक टॉपिक आएगा जरूर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आएगा, आपको पता आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड पर लाके एक दो वीडियो को देखना, बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।